नमस्कार साथियों, myself Jitendra Kumar, and today we will discuss about the an important topic, important topic of बायोलॉजी और बॉटनी। आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, बायोलॉजी बॉटनी। मैं शुरू करूं उसके पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारा चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट, हमारा चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट जो है, अगर इस पर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा दें नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। इसके अलावा हमारा जो चैनल है वो बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी हेतु विभिन्न विषयों की तैयारी करवाता है, जिनमें मोस्टली हम देखते हैं तो मोस्टली जो चैनल करवाता है वो बायोलॉजी की तैयारी, नेट के लिए, नीट के लिए, पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और केबीएस, पीजीटी, टीजीटी, एनबीएस, पीजीटी, टीजीटी और डी ट्रिपल एसबी, टीजीटी, पीजीटी और ईआरएमएस, इन परीक्षाओं की मुख्यतः तैयारी करवाते हैं बायोलॉजी में। इसके अलावा बायोलॉजी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम है उनकी तैयारी भी हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम जीएस और सीसेट को यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस, इस पे लिखा नहीं है, एमपीपीएससी। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न परीक्षाओं जैसे लेखपाल, वीडियो, पैट आदि के लिए हम तैयारी करवाते हैं और ये तैयारी बहुत महत्वपूर्ण करवाते हैं। इसके अलावा अन्य एग्जाम के लिए भी जीएस की हम तैयारी करवाते हैं। इंग्लिश, ग्रामर, जिन एग्ज़ाम्स का मुख्य विषय होती है, पासिंग क्वालिफाइंग होती है, उनका भी हम लोग विशेष रूप से तैयारी करवाते हैं। इसके अलावा टेट, सी टेट, आरओ और टीचर रिक्रूटमेंट्स के लिए हम मनोविज्ञान पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, ये सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं। तो हम लोग आज जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं बायोलॉजी में, उस टॉपिक का नाम है सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी में मोस्टली आज हम लोग सेल के ओवरव्यू पर चर्चा करेंगे, इंट्रोडक्शन पर चर्चा करेंगे। और अब हम सेल बायोलॉजी का लगातार आपको वीडियो इस महीने में देंगे, तो इस महीने में सेल बायोलॉजी 10 दिन के अंदर हम कंप्लीट करवा देंगे, आपकी 10 या 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करवा देंगे। उसके अलावा जो अन्य चीज़ें बचेंगी, मॉलिकुलर बायोलॉजी वगैरह, उनको हम नेक्स्ट वीक में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सेल बायोलॉजी के ओवरव्यू पर चर्चा करेंगे। वीडियो बंद कर देते हैं और वीडियो मतलब स्क्रीन के माध्यम से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पढ़ने का पूरा प्रयास कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आपको भविष्य में इन परीक्षाओं के लिए बहुत काम आएगा। साथ ही साथ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है चूँकि, तो शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि सेल जो है ना, उसको 1837 में मैथियस जैकब्स लीडेन viewed and stated that new plant cell are formed from the nuclei of old plant cell। मतलब कि 1837 में एक एम.जे. स्लाइडेन थे, उन्होंने देखा और बताया कि जो नए पौधों की कोशिकाएं हैं वो पुराने पौधों की कोशिकाओं के केंद्रक से बनती हैं। वाइल डाइनिंग दैट ईयर विद स्वान, ठीक है, द conversation turned on the nuclei of plant and animal cells. Swan remembered seeing similar structure in the cells of the notochord and instantly realized the importance of connecting the two phenomena, presence of nuclei and new cell formation। मतलब कि इसी साल एक स्वान नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एनिमल सेल, नोटोकॉड की सेल के अंदर न्यूक्लियस को देखा और मतलब स्लीडेन की तरह
ही उन्होंने दो सिमिलरिटीज पाई। वो सिमिलरिटीज क्या थी? एक तो केंद्रक की उपस्थिति और एक नई कोशिकाओं का निर्माण होना। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम आगे देखें तो द resemblance was confirmed without delay by both observers, and the result soon appeared in the Swan's famous microscopic investigations on the accordance in the structure and growth of plant and animals, in which he declared that all living things are composed of cells and cells product दिस बिकेम सेल थ्योरी। मतलब कि इसको देखने के बाद बिना कोई जो है डिले किए या बिना कोई देरी किए दोनों ऑब्जर्वर्स ने एक रिजल्ट पे पहुंचे, एक परिणाम पे पहुंचे, और दोनों ने स्वान के जो माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशंस थे उनके आधार पर स्ट्रक्चर और ग्रोथ जो एनिमल और प्लांट की होती है उसको डिक्लेयर करते हुए बताया कि जो सेल्स हैं, सभी लिविंग सेल्स जो है, जो सभी लिविंग जीव हैं वो सेल्स के बने होते हैं, और सेल्स जो होती हैं वो प्रोडक्ट होती हैं। ठीक है, वो उन्होंने इसको सेल थ्योरी के रूप में नाम दे दिया, इसको सेल थ्योरी के रूप में नाम दे दिया। ठीक, इसके बाद इन 1855 में पैथोलॉजिस्ट रुडोल्फ बिरकोव प्रपोज्ड द मैक्सिमम ओमनिस सेलुला ई सेलुला। मतलब जो रुडोल्फ बिरकोव थे उन्होंने 1855 में, एक पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1855 में एक थ्योरी दी जिसको और बताया कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब कि एवरी सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब ये हुआ कि जो नई कोशिकाएं, हर प्रत्येक कोशिका अपने से पुरानी कोशिकाओं से बनती है। ये बात रुडोल्फ बिरकोव ने। तो हम लोग सेल क्या है, सेल क्या है, सेल थ्योरी क्या है, इसके बारे में जाने उसके पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं जो सेल बायोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि साइटोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी क्या है? तो द स्टडी ऑफ सेल, द स्टडी ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक है, इसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। अब सेल क्या है, इसकी हम लोगों को चर्चा करनी है कि सेल क्या है, सेल थ्योरी क्या है। तो उसके पहले और चीज़ें हैं कुछ, उनकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया स्टडी ऑफ सेल। सेल है क्या? ठीक है, मतलब सबसे छोटी सेल क्या होती है? तो सेल की अगर हम बात करें कि व्हाट इज सेल, सेल है क्या, तो मतलब हम लोग जानते हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। मतलब सभी जो जीव होते हैं वो कोशिकाओं के बने होते हैं। सभी जीव काय के बने होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल एंड दैट इज कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मतलब कुछ ऐसे जीव होते हैं जो केवल एक कोशिका के बने होते हैं, उनको हम एक कोशिकीय या यूनिसेल्युलर जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कोशिकीय या यूनिसेल्युलर। वाइल अदर्स लाइक अस, मतलब हमारी तरह, जबकि हमारी तरह दूसरे जो जीव होते हैं वो कई कोशिकाओं, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमारी तरह कई जीव ऐसे होते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं के बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको बहुकोशिकीय जीव या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, और जो है कहाँ? एक ही कोशिका के अंदर अपनी सारी क्रियाओं को वो करते हैं। मतलब कोशिका की सारी क्रियाएं वो किसके अंदर करते हैं? एक ही सेल के अंदर करते हैं। ठीक, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब अगर कोई भी चीज़ जो है एक कंप्लीट सेल के स्ट्रक्चर से कम है तो वो इंडिपेंडेंट जीवित नहीं रह सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेल इज़ द फंडामेंटल
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड हेरिडिटी यूनिट। हेरिडिटी, इसमें एक शब्द नहीं जोड़ पाया मैं नोट्स में, तो हेरिडिटी यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसलिए कोशिका को हम किसी भी जीव की फंडामेंटल, मतलब जो है फंडामेंटल को अपन हिंदी में कह सकते हैं कि मूलभूत, और स्ट्रक्चरल संरचनात्मक, फंक्शनल क्रियात्मक, और हेरिडिटी मतलब अनुवांशिक जो है यूनिट कह सकते हैं, इकाई कह सकते हैं। किसी भी कोशिका को हम क्या कहते हैं, किसी भी जीव की मूलभूत, संरचनात्मक, क्रियात्मक और अनुवांशिक इकाई वो क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। तो सेल जो होती है इसके बारे में हम लोग जान लें थोड़ा सा, कि जो सबसे छोटी सेल होती है, स्मॉलेस्ट सेल होती है, स्मॉलेस्ट सेल होती है, वो होती है पीपीएलओ। पीपीएलओ हो सकता है हम आगे इसको आपको बताएं, शेप और साइज में जब जाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। मतलब इसको हम माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। अभी हमने आपको इसके बारे में एक वीडियो बनाया है माइकोप्लाज्मा का, तो उसको आप लोग पीछे जा कर के देख सकते हैं, ठीक है, चैनल पर। और माइकोप्लाज्मा का जो साइज़ होता है, पीपीएलओ का जो साइज़ होता है, वो भी हमने आप लोगों को बताया है कि पीपीएलओ का जो साइज़ होता है वो लगभग 0.1 to 0.5 म्यू माइक्रोन होता है, ठीक है, म्यू माइक्रोन इसका साइज होता है पीपीएलओ का। ये नोट करने वाली बात है, ठीक। आगे अगर हम देखें तो सबसे जो है छोटी कोशिका हो गई है। सबसे बड़ी कोशिका, अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करें, तो लार्जेस्ट सेल जो होती है वो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच का, शुतुरमुर्ग का अंडा, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे लंबी कोशिका की अगर हम बात करें, सबसे लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल की अगर हम बात करें, तो वो नर्व सेल होती है। न्यूरॉन बोलते हैं जिसको हम, न्यूरॉन या नर्व सेल, वो क्या होती है, नर्व सेल भी कह सकते हैं हम, नर्व सेल। ये सबसे लंबी कोशिका होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत पढ़ना है। तो फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाई द रॉबर्ट हुक इन कॉर्क, मतलब पहली कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। और उसको हम रॉबर्ट हुक को क्या कहते हैं, रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ जो है, रॉबर्ट हुक को हम जो है बोटल कॉर्क में इसने खोज की थी, इसलिए हम, इसकी एक बुक है माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया एक बुक है। सॉरी, हम पेन उठा लेते हैं, क्योंकि रॉबर्ट हुक की एक किताब है माइक्रोग्राफिया, ठीक है, माइक्रोग्राफिया एक बुक है इनकी। और इन्होंने जो खोज की थी वो बोटल कॉर्क, क्या था, बोटल कॉर्क था, बोटल कॉर्क में इसकी खोज की थी, स्टडी। और 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज की थी। तो इतनी बात रॉबर्ट हुक को के बारे में हम लोग जानते हैं। इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी भी हम रॉबर्ट हुक को कहते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद इनके बारे में हो गया, ठीक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल, मतलब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले क्या किया, जीवित कोशिका को देखा और उसके बारे में बताया, डिस्क्राइब किया। रॉबर्ट ब्राउन ने इसके बाद जो है केंद्रक की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। और केंद्रक से संबंधित जो वीडियो है मेरा, वो चैनल पे पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं, मतलब प्ले लिस्ट में जा करके, तो चैनल पे केंद्रक से संबंधित जो वीडियो वो पड़ा है। उसके बाद एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू
the invention of microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of cell। मतलब माइक्रोस्कोप की खोज हुई, इन्वेंशन हुआ, इन्वेंशन के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट होते गए और फिर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक पहुंचे। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक पहुंचने के बाद, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक जब हम पहुंच गए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक पहुंचने के बाद क्या हुआ, हम कोशिका के छोटे से छोटे जो मतलब स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में जान सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। चूँकि हमने सेल के बारे में जितनी भी डिटेल से पढ़ना था वो पढ़ लिया। ठीक, उसकी डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने की, 1665 में की, डेड सेल्स कॉर्क बॉटल कॉर्क में की, और सेल क्या है ये पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे हैं सेल थ्योरी की। 1838 में स्लीडेन एक बॉटनिस्ट थे जो 1838 में इन 1838 मैथियस स्लीडेन अ बॉटनिस्ट एग्जामाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स का अध्ययन किया एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। उन्होंने बहुत सारे प्लांट का अध्ययन किया और उसके बाद देखा कि जो है प्लांट बहुत सारे प्रकार की, कई प्रकार की कोशिकाओं से, भिन्न भिन्न कोशिकाओं से बने होते हैं और ये सब मिल करके प्लांट के लिए टिश्यू या ऊतक का निर्माण करती हैं। अबाउट द सेम टाइम, इसी समय, लगभग इसी समय थियोडोर स्वान, टी स्वान कहते हैं, 1839 में एक जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने विभिन्न प्रकार के एनिमल्स की जो है सेल्स पर, डिफरेंट टाइप्स एनिमल सेल्स पर अध्ययन किया। मतलब थियोडोर स्वान in 1839 zoologist studied different types of animal cells and reported that, उसके बाद इन्होंने बताया कि cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane। और इन्होंने बताया कि जो एनिमल्स की सेल है उनके ऊपर एक पतली आउटर लेयर पाई जाती है जिसको आजकल हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? plasma membrane. He also concluded, based on his studies on the plant tissues, that the presence of cell wall is unique features या unique character of the plant cell। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया अपनी प्लांट के अध्ययन के आधार पर, प्लांट्स के अध्ययन के आधार पर, कि जो सेल वॉल है वो उसकी उपस्थिति प्लांट का एक लाक्षणिक गुण है। मतलब प्लांट के अंदर सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो उसके बाद स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर के, या स्वान ने एक हाइपोथेसिस दी और उसमें बताया कि एनिमल्स और प्लांट की जो बॉडी है वो कोशिकाओं और कोशिकाओं के उत्पादों से मिलकर बनी होती है। इतनी बात इन्होंने बताई। ठीक है, दोनों के बारे में हम लोग जान चुके। उसके बाद स्लीडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। उसके बाद दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी दी। दिस थ्योरी हाउ ओवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। मतलब यह थ्योरी पूरी तरह से यह समझाने में कामयाब नहीं हो सकी कि कोशिकाएं जो है किस नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं। तो उसके बाद 1855 में, 1839 के बाद 1855 में यह बात रुडोल्फ बिरकोव ने सबसे पहले समझाने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने कहा कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं और नई कोशिकाएं जो है वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनती हैं। उन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये हम अभी आपको बता चुके थे। ठीक है, तो ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लीडेन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। उन्होंने जो स्लीडेन स्वान ने सेल थ्योरी दी थी उसको फाइनल शेप देने के लिए उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए और सेल थ्योरी आज हमें बताती है, वो ये बताती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। मतलब सभी सजीव जो है वो कोशिकाओं के और कोशिकाओं के उत्पादों के बने होते हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और सभी कोशिकाएं जो है अपने से पूर्व की कोशिकाओं से बनती हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इन्होंने बताई। ठीक, उसके बाद एन ओवरव्यू
ऑफ सेल। अगर हम कोशिका के ओवरव्यू की बात करें तो द ओनियन सेल विच इज टिपिकल प्लांट सेल, मतलब हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि ओनियन सेल को अगर हम देखें, प्याज की कोशिका को, तो एक प्लांट सेल होती है जिसके अंदर सबसे बाहरी लेयर जो होती है वो सेल वॉल होती है और सबसे आउटर बाउंड्री वो सेल वॉल होती है, और इसके जस्ट नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। मतलब वे कोशिकाएं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड केंद्रक पाया जाता है उनको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। अभी हम आप लोगों को पहले बता चुके होंगे, वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में हमने आपको बहुत सारी डिटेल से बताया है। यूकैरियोटिक जो टर्म है ये दो चीज़ों से मिलके बना है, यू प्लस कैरी ऑन। कैरी ऑन, कैरी ऑन माने न्यूक्लियस और यू माने ट्रू। वे कोशिकाएं जिनके अंदर कंप्लीट या ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है उनको हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। वेयर इज द सेल दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक। मतलब जबकि वे कोशिकाएं जिनमें एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है, मतलब जिनमें केंद्रक प्रिमिटिव पाया जाता है, जिनमें प्रोकैरियोटिक दो शब्दों से बना है, एक तो प्रो प्लस कैरी ऑन। प्रो माने प्रिमिटिव या प्राथमिक और कैरी ऑन माने न्यूक्लियस। वे कोशिकाएं जिनके अंदर प्राथमिक केंद्रक पाया जाता है, इनकम्प्लीट केंद्रक पाया जाता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, तो वो पाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इन दोनों कोशिकाओं के अंदर, चाहे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो और चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों के अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये सेल के वॉल्यूम को घेरे रहता है। ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल, सेल के वॉल्यूम को घेरे रहता है, सेल के वॉल्यूम को। अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर कंप्लीट न्यूक्लियस का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका द सेल्स which have no nucleus, मतलब जिनके अंदर कोई केंद्रक ही नहीं होता है, उनको हम क्या कहते हैं? जो है उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, द साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना या मेन जोन ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। मतलब दोनों, चाहे तो जंतु कोशिका हो और चाहे प्लांट कोशिका हो, दोनों के अंदर जो मुख्य जो है सेलुलर एक्टिविटीज का केंद्र होता है, जोन होता है, वो साइटोप्लाज्म ही होता है। मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर ही साइटोप्लाज्म में ही सारी जो सेलुलर एक्टिविटीज है वो होती हैं। वेरियस केमिकल्स रिएक्शंस अकर्स इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। मतलब जितनी भी विभिन्न प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, वो कोशिका को जीवित रखने में मदद करती हैं, जीवित रखने के लिए होती हैं। ठीक है, बिसाइड्स द न्यूक्लियस the eukaryotic cells have other membrane bound distinct structure called organelles like endoplasmic reticulum, Golgi body या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज। तो मतलब केंद्रक को छोड़ केंद्रक के अलावा यूकैरियोटिक सेल में और भी बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन से घिरे हुए सेल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, और प्लांट के केस में देखें तो प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट वगैरह। ठीक है, तो इस तरह के, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज नहीं पाए जाते हैं, ये अनुपस्थित होते हैं, लैक होते हैं। ठीक है, इनकी
एब्सेंस होती है। राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। मतलब राइबोसोम्स ऐसे सेल ऑर्गन्स होते हैं जिनमें कोई बाउंड्री या कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन से घिरे नहीं होते हैं ये। ठीक, और ये दोनों में पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली द इन द साइटोप्लाज्म। मतलब राइबोसोम केवल साइटोप्लाज्म के अंदर ही नहीं पाए जाते, बल्कि ये बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेलिज। मतलब ये दो ऑर्गेनेलिज या कोशिकांगों के अंदर भी पाए जाते हैं, जिनमें से एक तो क्लोरोप्लास्ट है जो प्लांट के अंदर पाया जाता है, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया जो प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER जिसको हम कहते हैं, उस पर भी ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, बस फर्क इतना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है, उसमें 80S राइबोसोम पाए जाते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। यह इसको हम बता देते हैं, यूकैरियोटिक जो होती हैं, यूकैरियोटिक सेल में जो होते हैं वो 80S राइबोसोम होते हैं, और ये 2 सब यूनिट से बनते हैं। 80S जो है 60S सब यूनिट और 40S सब यूनिट, ये 2 सब यूनिट से बनते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं, वो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, और ये 2 सब यूनिट से बनते हैं, 50S और 30S। अगर आपको समझ में आ रही हो बात तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा एनिमल सेल्स कंटेन्स एन अदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। मतलब जो एनिमल सेल होती हैं उनके अंदर दूसरे भी ऐसे सेल ऑर्गन पाए जाते हैं जिनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, मतलब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं वो, जैसे कि सेंट्रियोल। ठीक है, जो सेल डिवीजन में मदद करते हैं, और ये सेंट्रियोल जो है प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। इस बात को ध्यान रखना है कि सेंट्रियोल प्लांट सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से मतलब सीखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं सेल के शेप और साइज की। ठीक, साइज और शेप की बात करते हैं। सेल के शेप और साइज की अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण मतलब टॉपिक है। शेप और साइज से संबंधित जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको हम देखेंगे कि सेल के साइज की अगर हम बात करते हैं तो साइज में सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। मतलब जो कोशिकाएं होती हैं उनका साइज भी डिफरेंट होता है, शेप भी डिफरेंट होता है, और एक्टिविटीज़ भी डिफरेंट होती है। सबसे छोटी कोशिका की अगर हम बात करें, स्मॉलेस्ट सेल की, अभी हमने बता दिया था आपको, तो वो जो है माइकोप्लाज्मा, या जिसको हम PPLO कहते हैं, PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके अलावा जो है ये प्रोकैरियोटिक होता है माइकोप्लाज्मा। कैसा होता है, प्रोकैरियोट होता है। उसके अलावा लार्जेस्ट सेल की हम बात करें तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा हम बता ही चुके थे। और जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल होती हैं वो 7 mm डायमीटर या 7 mm व्यास की होती है। सबसे लंबी कोशिकाएं नर्व सेल होती हैं। और अगर हम शेप की बात करें, अभी हम बता चुके थे चूँकि साइज, तो शेप की बात करें तो शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। मतलब कोशिकाओं का जो आकार है या मतलब शेप है वो वेरी करता है। किस पे वेरी करता है, वो वेरी करता है कोशिकाओं की एक्टिविटीज़ पर, किसके फंक्शंस पर, कोशिकाओं के फंक्शंस पर। दे में भी डिस्क लाइक, ये डिस्क के नुमा भी हो सकती हैं, पॉलीगोनल भी हो सकती हैं, कॉलमनर भी हो सकती हैं, क्यूबॉइड भी हो सकती हैं, थ्रेड लाइक भी हो सकती हैं, और इरेगुलर भी हो सकती हैं। तो डिफरेंट शेप की कोशिकाएं पाई जाती हैं, डिफरेंट शेप की कोशिकाएं
पाई जाती हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमने बहुत कोशिश की आप लोगों को समझाने की, मतलब जब हम पढ़ाते हैं तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ाते हैं और उन चीज़ों को अगर आप समझ के ले गए तो ये मान लीजिए कि आपका चयन होना ही होना है, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने समझने का प्रयास नहीं किया तो फिर कोई बचा भी नहीं पाएगा आपको। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए प्लीज़ आप लोग पढ़ने का प्रयास करें और बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो विभिन्न परीक्षाओं जैसे कि नेट, नीट, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, इसके अलावा विभिन्न बायोलॉजी से संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूरा देखिएगा प्लीज़, पूरा देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अगर आप पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंट बाय द बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये हम बता चुके हैं। इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। इसको हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई जोकर ऑफ प्लांट किंगडम? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं क्योंकि ये कोई भी साइज या कोई भी शेप धारण कर लेता है, इसलिए इसका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है, इसलिए, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जीवाणु आते हैं, नीले हरे शैवाल आते हैं जिनको हम बीजीए या साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। बीजीए या नीले हरे शैवाल को हम क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, बैक्टीरिया। और इसको हम बीजीए भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन नामों से भी जानते हैं। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा आप जानते ही हैं, पीपीएलओ जिसको हम कहते हैं, वो भी प्रोकैरियोटिक होता है। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। मतलब ये मुख्यतः कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं से ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। अपनी संख्या को यूकैरियोटिक की अपेक्षा बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ अ शेप एंड फंक्शन। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रीकैरियोटिस के जैसा होता है और बहुत मतलब शेप में और फंक्शंस में, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट। इसके अंदर सारे प्रोटिस्टा, सारे प्लांट, सारे एनिमल्स और सारे फंजाई ये आते हैं। अब देखो आप, ठीक है, इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक विशेषता होती है, वो हम आपको इसमें बताते हैं। देखिए, दोनों का डिफरेंस भी बताएंगे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का, कि इसमें क्या होता है यूकैरियोटिक सेल्स में कि ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि हम कलर चेंज कर देते हैं इसका थोड़ा सा, ये मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके कारण जो साइटोप्लाज्म है ये फ्लूइड भरा है, सेमी फ्लूइड। ये क्या है? सेमी फ्लूइड। ये कंपार्टमेंट की तरह बटा हुआ है, ठीक है, ये कंपार्टमेंट की तरह बटा हुआ है। तो इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान रखना है, ये कंपार्टमेंट की तरह बटा हुआ है। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि ये कंपार्टमेंट की तरह बटा हुआ है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें और एनिमल सेल की बात करें तो प्लांट सेल का हम पहले ही बता चुके कि वो रिजिड होती है क्योंकि सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल यहाँ नहीं पाई जाती है एनिमल सेल के अंदर। अगर हम देखें तो लार्ज वैक्यूल पाई जाती है, सेंट्रल वैक्यूल, इसमें छोटी छोटी से वैक्यूल्स पाए जाते हैं एनिमल सेल के अंदर। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसमें पाया जाता है, इसलिए ये स्वपोषी होते हैं। इनमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है एनिमल सेल के अंदर, इसलिए ये परपोषी होते हैं, हेटरोट्रोफिक होते हैं। इसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो
इसके अंदर सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल पाया जाता है। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल पाया जाता है। लाइसोसोम एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट बात है, ये हर कोई नहीं बताएगा आपको। अगर हम डायग्रामेटिकली देखेंगे तो बहुत, ये एनिमल की सेल है ये, इसको देखो आप, इसमें गोल्जी अपरेटस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, सॉरी ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, और ये साइटोप्लाज्म भी भरा है, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ठीक है। इसके अलावा ये लाइसोसोम भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, ठीक है, दोनों तरह की रेटिकुलम है, स्मूथ और रफ। न्यूक्लियस है एक बढ़िया सा, इसके अंदर ये केंद्रिका है, ठीक है, क्रोमेटिन के फाइबर्स भी होंगे इसके अंदर जो बनानी है, ठीक। तो इस चीज़ को हम लोग देखें। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम लोगों ने क्या कहा कि मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलिज है वो कंपार्टमेंट के रूप में साइटोप्लाज्म को बांट। यूकैरियोटिक सेल्स पसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इसके अंदर एक वेल डेवलप्ड कंप्लीट न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अगर हम न्यूक्लियस का डायग्राम बनाएं तो आप लोग देखेंगे कि कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है। मतलब अगर हम लोग बनाएंगे तो कुछ इस तरीके की संरचना केंद्रक की होती है। इसमें इस तरीके से बीच बीच में जो है, अगर हम देखें तो ये बीच बीच में क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जा रही है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। हम इसका वीडियो आपको बता चुके हैं। इसमें जो है ये न्यूक्लियस पाया जाता है और ये क्रोमेटिन के फाइबर, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, और इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, इसको क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। तो ये, और ये ईआर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, अगर हम देखें केंद्रक का इस तरीके का होता है, ठीक है। केंद्रक का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है। आगे अगर हम देखेंगे तो हम चूँकि यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे थे, तो ठीक, एक वेल डेवलप और कंप्लीट न्यूक्लियस पाया जाता है। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। जो इसके अंदर साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और जेनेटिक मटेरियल भी इनका क्रोमोसोम के रूप में ऑर्गेनाइज होता है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, सभी यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होती हैं। प्लांट एंड एनिमल्स cells are different as the former possess cell wall, plastids, central vacuole, और ये एब्सेंट होते हैं यहाँ पर एनिमल सेल में, और वहाँ पर सेंट्रियोल हम बता ही चुके हैं आपको अभी, ठीक है। तो ये सब हम आपको डायग्राम के माध्यम से बता चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो देखिए कितनी अच्छी सेल है ये, इसको हमने देखा, ये गोल्जी बॉडी बना रहा है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये आउटर वॉल है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, ये दिखाया हुआ है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म भरा है फ्लूइड के रूप में, ये वैक्यूल है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपकी, ठीक, ये न्यूक्लियोलस है। तो ये सब चीज़ें, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब बताया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट हैं। तो ये सब देखकर ये एनिमल सेल है। साथियों, मैं फिर कह रहा हूँ ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कहूँगा कि बायोलॉजी, जीएस, मनोविज्ञान और हिंदी, इन सबको पढ़ने के लिए बेस्ट चैनल है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और ताकि आपको नए वीडियो मिल सके। पर डे वीडियो मिलेगा। इस हफ्ते में सेल बायोलॉजी कंप्लीट होगी, अगले हफ्ते मोलिकुलर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।